हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का टीम एजुकेशन इंडिया के इस प्लेटफॉर्म से मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से चल रही होगी और आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। दोस्तों, आज हमारे टीजीटी और पीटी के लिए बेहद स्पेशल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आप ये मान के चलें कि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे। और आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर की अच्छी से एनालिसिस की है तो आपको यहां से क्वेश्चन आसान से आसान क्वेश्चन भी आते हैं और टफ से टफ भी क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम लोगों को आज एक नई स्ट्रेटजी से अपने टॉपिक को समझना है। सबसे पहले आप ये जान गए होंगे कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक किससे संबंधित है। तो आप बताएंगे सर ये टॉपिक उत्सर्जन से संबंधित है या एक्सक्रीशन से संबंधित है। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, तो हम बहुत सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो कुछ हमने खाया, जो कुछ भी हमने खाया और हमने अगर कार्बोहाइड्रेट खाया या हमने प्रोटीन खाया या हमने फैट खाया, हमने जो कुछ भी खाया उसका डाइजेशन होता है। क्या होता है दोस्त? उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप उसका पोषक पदार्थ हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हमारा शरीर से बाहर निकालता है। और शरीर से बाहर निकालने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कोई आपसे पूछे उत्सर्जन क्या है तो आप बताएंगे शरीर में बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ये उत्सर्जन एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव तक सभी करते हैं। ये उत्सर्जन प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक सभी करते हैं। ये उत्सर्जन पौधे भी करते हैं, लेकिन पौधों में और मनुष्यों में इतना फर्क है कि पौधे जब उत्सर्जन करते हैं तो उत्सर्जी पदार्थ जहां बनता है उत्सर्जन वहीं से कर देते हैं। अर्थात अगर उनके प्लांट में, अगर उनके लीफ में कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो वो लीफ से ही बाहर कर देते हैं। अगर उनके स्टेम में कोई प्रोडक्ट बनता है तो स्टेम से ही बाहर कर देते हैं। जो आपको गम या गोंद दिखाई देता है वो गम या गोंद क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है पौधों का। जो आपको पत्तियां पीले होकर गिर जाती हैं, पौधा उसमें उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठा कर देता है और वो बाहर गिर जाती है। आपको पता होगा पौधों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा जो होते हैं इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आती है और पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। अर्थात पौधों में और जीव जंतुओं में उत्सर्जन में क्या फर्क है? तो आप बताएंगे सर पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जहां बनता है वहीं से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि मनुष्यों में या दूसरे जीव जंतुओं में ऐसा नहीं होता। अदरवाइज हमारे लीवर के पास से कोई ना कोई होल होता जिससे यूरिया बाहर निकल जाती। हमारे फेफड़े के पास से कोई ना कोई होल होता जिससे क्या निकल जाती? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती। हमारे स्किन में हर जगह पर छिद्र होता जहां से पसीना, जहां से सीबेसियस ग्लैंड, जहां से आयल, ये सब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाते। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो उत्सर्जी पदार्थ मनुष्यों में उत्सर्जी पदार्थ डिफरेंट ऑर्गन से निकलता है और बनता कहीं और है। जैसे आपका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया बनता है लीवर
लीवर में, लेकिन ये किडनी में आकर ब्लड से छनता है और छनने के बाद ये आपके यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसको बाहर निकालने का काम यूरेथ्रा कर रहा है। मतलब बन रहा था लीवर में, कहां बन रहा था? लीवर में। लीवर से ब्लड में आया किडनी में, किडनी से यहां से मूव करके ये आपके जो आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में आया और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल गया। तो मतलब आपने ये देखा कि जीव जंतुओं में, खास करके मनुष्यों में, उत्सर्जी पदार्थ जहां बनता है वहीं से नहीं निकलता, लेकिन पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जहां बनता है वहीं से इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, वहीं से बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले एक ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था कि जितने जीवधारी हैं वो उत्सर्जन करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी उत्सर्जन करते हैं। एक एक टॉपिक को हम लोग समझते हैं क्या होता है उत्सर्जन। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि क्या होता है एक्सक्रीशन या क्या होता है उत्सर्जन। सबसे पहले इस पॉइंट को समझेंगे, फिर दूसरा पॉइंट समझेंगे क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा समझेंगे क्या होता है होमियोस्टैसिस। ये तीनों पॉइंट हम लोगों को पहले क्लियर करना है कि ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर इन तीनों में हम लोग डिफरेंस कर लेंगे तो उसके आगे के टॉपिक समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला एक्सक्रीशन, दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन, तीसरा होमियोस्टैसिस। आइए दोस्त हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि क्या होता है एक्सक्रीशन। अगर आपसे सिंपल में डेफिनेशन पूछी जाए कि एक्सक्रीशन क्या है, तो एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहां पर सीखा कि एक्सक्रीशन में अभी हमने आपको बताया कि ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये क्या खाएगा? ये फूड मटेरियल खाएगा। जो ये फूड मटेरियल खाएगा उसमें ये खाएगा कार्बोहाइड्रेट, उसमें ये खाएगा प्रोटीन, उसमें ये खाएगा फैट। ये जो भी खाएगा दोस्त ये इसके शरीर में जाएगा और इसका क्या होगा? इसका पाचन होगा। पाचन के बाद इसका पाचन होगा और पाचन के बाद जो पोषक पदार्थ होगा, जो पोषक पदार्थ होगा, जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होगा, ये इसके बॉडी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जिसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जिसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ ये क्या करेगा? ये शरीर से बाहर कर देगा, शरीर से बाहर कर देगा। आपके दिल में एक बात आ रही होगी, सर अपशिष्ट पदार्थ में क्या आते हैं? दोस्त अपशिष्ट पदार्थ में CO2 आता है, अपशिष्ट पदार्थ में H2O आता है, अपशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजिनस बेस आते हैं, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं। और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसमें अमोनिया आता है और उसमें आपका NH2CO NH2 यूरिया आता है और उसमें आपका यूरिक एसिड आता है, उसमें आपका गुआनिन आता है। तो अगर आपसे दोस्त पूछा जाए कि नाइट्रोजिनस वेस्ट में कौन कौन चीज आती है, ये आती है। मतलब हमने आपसे कहा शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, जैसे कि नाइट्रोजनस पदार्थ, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, गुआनिन, शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आप क्या बोलेंगे कि उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन का मतलब बस यही इतना बोलना है कि अपशिष्ट पदार्थों का, शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और गुआनिन आता है, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और गुआनिन आता है और ये सभी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं।
अब कोई आपसे पूछे उत्सर्जन क्या होता है, तो आप बताएंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, या आप इंग्लिश में बोलेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजनस सब्सटेंस आउट ऑफ द बॉडी। शरीर से बाहर रिमूवल जिसका होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उत्सर्जन। तो हिंदी में भी आपको समझ में आ गया होगा, इंग्लिश में ही भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताएं, डेफिनेशन समझ में आई? और सब लोग कॉपी में नोट कर लें। क्या कॉपी में नोट करना है, जल्दी से नोट करें। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक, ये वर्ड बहुत जरूरी है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ दोस्त, एक्सक्रीशन का मतलब हुआ शरीर में बनने वाले नुकसानदायक मेटाबॉलिक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। उत्सर्जन, अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए उत्सर्जन है, क्या पूछा जाए, उत्सर्जन इज, और आपसे लिखा रहे रिमूवल ऑफ, आपके सामने लिखा रहे ऑप्शन रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन लिखा रहे रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, तो आपका आंसर दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला नहीं। पहला वाला सही नहीं होगा, दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि डाइजेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आता है, और लेकिन जो फीसेस का निर्माण होता है उसका कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, अर्थात फीसेस अर्थात मल ये उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। कभी आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, तो आपका आंसर आएगा सर फीसेस या मल उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आपसे पूछ ले दोस्त एक्सक्रीशन क्या होता है, और आपके पास दो ऑप्शन हो, रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, और दूसरा ऑप्शन हो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, तो आपका आंसर बी वाला करेक्ट होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, हार्मफुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, क्या समझ में आया, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। फीसेज जिसे हम लोग मल कहते हैं जी, फीसेज जिसे हम लोग मल कहते हैं, ये उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। विज्ञान की शाखा में, विज्ञान के ब्रांच में इसे उत्सर्जी पदार्थ नहीं माना जाता, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ऐसे कोई भी उत्सर्जी पदार्थ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें उत्सर्जी पदार्थ नहीं कहा जाता। उत्सर्जी पदार्थों में हमने आपको नाम गिनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी, जल भी उत्सर्जी पदार्थ है। हमारा फेफड़ा 400 मिलीलीटर जल को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सारे कॉन्सेप्ट हम आपके क्लियर करेंगे, बस स्टेप वाइज आपको बातें समझ में आनी चाहिए। आपसे पूछा जाए उत्सर्जी पदार्थ में कौन आता है, आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोलेंगे H2O, आप बोलेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें बोलेंगे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और गुआनिन। जल्दी से एक बार कमेंट करें फास्ट और बताएं कौन कौन से नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। टेल मी फास्ट, सभी लोग जल्दी से बताएं, क्लियर करें और जल्दी से बताएं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि इतना पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा।
तो एक बार सब लोग थंब अप करें और करके बताएं कि इतनी बातें समझ में आ गई। जल्दी से सब लोग थंब अप करें, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से सब लोग थंब अप करके बताएं कि सर इतनी बातें समझ में आ गई। जहां तक मुझे याद है कि हम लोग 3 टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से पहला टॉपिक आप लोगों का, सभी लोगों का क्लियर हो गया, एक्सक्रीशन। कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया? एक्सक्रीशन का टॉपिक क्लियर हो गया। और आपको समझ में आ गया कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। क्या समझ में आया? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। सब लोगों के माउथ से ये बात मुझे सुननी है और सब लोगों को सुनाना है। दूसरा पॉइंट हमारा आया ऑस्मो रेगुलेशन। हम लोग चलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। आप जल्दी से हमें कमेंट करें कि आप ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में क्या समझते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन जल्दी से बताएं कि आप ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में क्या जानते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि आप मान लीजिए ये हमारा सराउंडिंग है। क्या है? मान लीजिए ये हमारा सराउंडिंग है जहां हम रहते हैं। मान लीजिए ये हमारा सराउंडिंग है जहां हम रहते हैं। मान लीजिए ये हमारा सराउंडिंग है जहां हम रहते हैं और ये हमारा घर है जिसमें हमारी फैमिली सब लोग रहते हैं। ये घर है और इस घर में हमारा एक भाई है जो अभी ऐसे कोल्ड क्लाइमेट से आया है। जो यहां आया तो ये हमारी सराउंडिंग है। जब हमारा भाई बाहर निकला तो मई जून का महीना, गर्मी का महीना आप देख ही रहे थे। जैसे वो बाहर निकला, जब वो 2 घंटे बाद लौट के आता है तो वो फील करता है फीवर। क्या फील करता है? फीवर फील करता है, क्योंकि वो ठंडी जगह से आया था और जैसे यहां पर आया वो उसको ये फील हुआ कि उसे फीवर है। लेकिन 15 दिन बाद जब वो ठीक हो गया तो ये फिर जब बाहर गया तो यहां पर 2 से 3 घंटे था, लेकिन जब लौट के आया तो उसको फीवर नहीं था। क्यों फीवर नहीं था? क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है? हमारी बॉडी अपने सराउंडिंग से मेंटेन करती है। हमारा शरीर जो है हमारे सराउंडिंग से क्या करता है? हमारे सराउंडिंग से एडॉप्टेशन के लिए मेंटेन करता है। कैसा मेंटेनेंस करता है? तो आप बताएंगे सर ये मेंटेन करता है, आयन बैलेंस करता है। क्या करता है? आयन बैलेंस करता है कि हमारे शरीर से जो भी आयन रिलीज हो रहे हैं और हमारी सराउंडिंग से जो आयन हमारी बॉडी में आ रहे हैं, इन दोनों का बैलेंस कौन करता है? इन दोनों का बैलेंस ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जो मेंटेनेंस करता है आयन का और प्लस हमारे शरीर से, अभी हमने बताया 400 मिलीलीटर वाटर जो होता है लंग्स से मॉइस्चर के फॉर्म में बाहर निकलता है। मॉइस्चर के फॉर्म में बाहर निकलता है और इसको भी जो बैलेंस करता है उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयन। किसका मेंटेनेंस? वाटर का और आयन का जो मेंटेनेंस करता है उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मनुष्य भी ऑस्मो रेगुलेशन करता है, वो भी अपने आयन को बैलेंस करता है। उम्मीद करते हैं डेफिनेशन में 2 बातें समझ में आई होंगी। पहली बात ये समझ में आई कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयंस। इतना सबको समझ में आया कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमारी बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हमारे शरीर में जल का और हमारे शरीर में आयन का बैलेंस बना के रखती है। ये जो बैलेंस बनाने वाला काम है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर हुआ टू एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ।
अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप फट से बता देना कि सर इसकी डेफिनेशन होगी क्या होगी दोस्त, नोट डाउन फास्ट। इट इज मेंटेनेंस, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इट इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयंस इन द बॉडी। ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमारे शरीर में वाटर और आयन का बैलेंस करता है। आप लोग जल्दी से बताओ, आपको डेफिनेशन क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? सभी लोगों को जल्दी से एक बार थंब अप करके बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। फास्ट, डोंट लेट, थंब अप फास्ट। मेंटेन आयन एंड वाटर बैलेंस, बिल्कुल वैशाली मलिक जी। अनुरुद्ध जायसवाल जी, बिल्कुल मेंटेनेंस ऑफ आयन एंड वाटर, वेरी गुड। पूनम त्रिपाठी जी, नवीन वर्मा जी, जल्दी से सभी लोग। जंपिंग जीन्स अकर्स इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्लीज रिप्लाई। क्या बात कर रहे हो दोस्त, जंपिंग जीन को हमने आपका कॉन्सेप्ट समझाया था, इकोलाई में भी पाया जाता है, मक्के में भी पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। जी पीयूष जी, भावना आनंद, सभी लोग बहुत अच्छे, वेरी गुड। मेंटेनेंस ऑफ वाटर, प्रवीण कश्यप जी, वेरी गुड। ज्योति गुप्ता जी, अनीता यादव जी, जीत कौर जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सभी लोग सच में बहुत अच्छा, समझ में आया, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो आपको बहुत परेशान करता है, बहुत सताता है, उसे बोलते हैं होमियोस्टैसिस। ऐसे टॉपिक जब आपके सामने आते हैं तो आप थोड़ा सा घबराते हैं, क्या आंसर दें। इसका मतलब होता है जो हमारे शरीर को स्थिर रखता हो, चाहे श्वसन करता हो, चाहे उत्सर्जन करता हो, चाहे आस्मा रेगुलेशन करता हो, मतलब ये स्टेडी स्टेट होती है। कोई पूछे होमियोस्टैसिस क्या है तो ढूंढिएगा कहां लिखा है स्टेडी स्टेट। क्या लिखा है, जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट जिसे कहते हैं उसे कहते हैं होमियोस्टैसिस। आज आप स्टडी कर रहे हो, कल पीजीटी टीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप किस स्टेज में आ जाओगे, आप कहोगे बस सर अब स्थिर हो गए हम, अब हमने होमियोस्टैसिस कर ली, अब अपने आप से सैलरी आएगी, अपने आप से खर्चे होंगे, अब मुझे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कुछ नहीं करना है, इसी को कहते हैं होमियोस्टैसिस। डेफिनेशन लिख लीजिए, मेंटेनेंस ऑफ, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ, जो मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट, जो हमारे शरीर को स्टेडी स्टेट में मेंटेन करता है, उसे बोलते हैं होमियोस्टैसिस। उम्मीद करते हैं कि आप इन तीनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है और होमियोस्टैसिस क्या होता है। दोनों बातें, तीनों बातें, चारों बातें सब समझ में आ गई। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। अब हम लोग को सीखना है कि जो हमारा एक्सक्रीशन है, हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा है एक्सक्रीशन सीखना है या उत्सर्जन सीखना है। एक्सक्रीशन और उत्सर्जन की आपने डेफिनेशन सीख ली। जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, आइए देखते हैं, मेन मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वर्ड एकदम साथ साथ खींचे रहिएगा, मेन मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे सर। सबसे पहला बताएंगे कि सर अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्या खाते हैं, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है वो आता है CO2 और H2O। कोई आपसे कहे कि आप, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड मटेरियल में लेता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा क्या होगा, आप बताओगे CO2 और H2O। आप जितना क्वांटिटी में पानी खाना खाते हो, 2 किलो 2.5 किलो, क्या 2-2.5 लीटर पानी पीते हो? बिल्कुल नहीं पीते हो। क्यों? क्योंकि जो आपने खाना खाया आपको नहीं पता, लेकिन आज हम बता देते हैं। जो आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जब पानी पा रहे हो दोस्त, जब बचाने के लिए आपके पास इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो खर्च करना मुश्किल कहां होता है। जब बच रहा है हर महीने 1 लाख रुपए, तो आप कितना खर्च कर रहे हो, हु नोस, कौन जानता है। सेम कंडीशन,
जब आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला? वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकला और H2O निकला। मतलब कार्बोहाइड्रेट खाने से वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है? वेस्ट प्रोडक्ट CO2 निकलता है और H2O निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको याद रखना। अगर आपने दोस्त फैट खाया तो क्या निकलेगा? जल्दी से मुझे बताएं सब लोग कमेंट में। अगर आपने फैट खाया तो क्या निकलेगा? सभी लोग कमेंट्स में बताएं, जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताएं कि अगर आपने फैट खाया। सर अभी तक आप यही जानते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग से निकलता है, लेकिन आज आपको बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर आपने फैट खाया तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा? जल्दी से बताएं। वेस्ट प्रोडक्ट प्लीज सर रोज। ओके गौरी प्रसाद जी, थैंक यू। चलिए फैट, अगर आपने फैट खाया तो आपका उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलेगा? टेल मी फास्ट। You are MSc and BSc students, you should know about this. जल्दी से बताएं। ये देखो रेणु वर्मा जी बता रही हैं, सर जी अगर हमने फैट खा लिया तो फैटी एसिड उत्सर्जी पदार्थ हो गया। ये कब बताया? जब आपने फैट खाया तो डाइजेशन में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना। ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये आपका पोषक पदार्थ है, ना कि वेस्ट प्रोडक्ट। तो आपसे कोई पूछे फैट में क्या वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो आप बताएंगे सर जी फैट में भी यही होता है, CO2 और H2O। इसीलिए दोस्त जितना आप जम के खाते हो ना उतना जम के नहीं पीते हो, क्योंकि जो खाया है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जब पानी निकाल रहे हो तो पानी की इतनी खास जरूरत कहां है। ये तो उनको कहा जाता है ज्यादा पानी पिया करो जो कभी कभी खाते हैं, जो टाइम से खाते हैं वो लिमिटेड पानी पीते हैं। क्लियर? CO2 और H2O। फैट खाया तो ये निकला। अगर आपने प्रोटीन खाया, क्या खाया? अगर आपने प्रोटीन खाया तो क्या होगा? तो आप बताएंगे सर प्रोटीन खाया तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा और इसके साथ साथ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। क्या आपने सोचा कि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कहां से आया? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इसलिए आया कि कार्बोहाइड्रेट को देखो तो इसका फार्मूला होता है CHO, फैट को देखो तो CHOP और इधर आ जाओ तो CHOPN, इसमें N होता ही है, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इन दोनों से वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। कैसा वेस्ट प्रोडक्ट है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। अब अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब जो है प्रोटीन से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, आप बताओगे CO2 H2O नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में आप क्या बताओगे? आप बताओगे सर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, गुआनिन। नेवर मिस्ड इट, कभी इसको ना तो मिस करना है ना तो मिस्टेक करना है। जल्दी से बना लीजिए फास्ट हेडिंग करके मेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। जल्दी से सभी लोग जल्दी से कवर अप करें। जीत कुमार जी समझ आ रहा है, सरिता केसरी जी बिल्कुल बहुत अच्छी, अनीता यादव जी, नवीन वर्मा जी, कौशल कुमार, वैशाली मलिक, नीलम पांडे, भावना आनंद, पूनम त्रिपाठी जी, नवीन वर्मा, ज्योति शुक्ला। क्लियर टू ऑल? सभी लोगों को क्लियर? अगर सभी लोगों को क्लियर है तो एक बार थंब अप करके बताएं, एक बार थंब अप करके बताएं कि सर क्लियर हो गया। जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। जल्दी से सभी लोग बताएं सर क्लियर हो गया। सभी लोग थंब अप करें, साथ में करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत सारे थम्स अप दिख रहे हैं आपके। आइए आगे चलते हैं। अब आपसे कोई पूछे मेन एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट
मेन एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे मेन एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सबका जवाब आएगा CO2, आप सबका जवाब आएगा H2O, आपका सबका जवाब आएगा नाइट्रोजिनस वेस्ट। सभी लोग का यही जवाब होगा या किसी बच्चे का डिफरेंट जवाब होगा? सभी लोगों का यही जवाब होगा या किसी बच्चे का डिफरेंट जवाब होगा? जल्दी से बताएं। सभी लोगों का यही जवाब होगा या किसी का डिफरेंट आंसर भी आने वाला है? सभी लोगों का यही जवाब होना चाहिए, डिफरेंट आंसर किसी का नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजनस अगर आपसे पूछ ले मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन सा है, तो CO2 है, H2O है और नाइट्रोजनस है। हम लोग एक एक पर चर्चा करते हैं और समझते हैं इनको विस्तार से, एक एक पर चर्चा करते हैं और इनको समझते हैं विस्तार से, एक एक पर चर्चा करते हैं और इनको समझते हैं विस्तार से। पहला पॉइंट करिए, CO2। पहला वेस्ट प्रोडक्ट आपका क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, फैट खाया, आपके बॉडी में ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। अब जो ये ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपने शरीर से बाहर भी तो करोगे। अगर बाहर नहीं करोगे तो क्या होंगे? ये आपके बॉडी में पॉइजन कॉज करेंगे, जिससे डेथ होने की चांस हो जाती है। तो इन्हीं को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हो? ये देखो, आप कहोगे सर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से बाहर निकालते हैं। कैसे बाहर करते हैं? तो आप कहते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम लोग सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सेल्ड आउट, इसे हम लोग बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सेल्ड आउट, इसे हम लोग क्या कर देते हैं? इसे हम लोग बाहर कर देते हैं। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं, इसे बोलते हैं एक्सेल्ड आउटसाइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एक्सेल्ड आउट। और दूसरा, इस CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं, इस CO2 को कन्वर्टेड कर देते हैं। किसमें कन्वर्टेड कर देते हैं? आप बताएंगे सर जी इसको कन्वर्टेड कर देते हैं बाइकार्बोनेट में, इसको कन्वर्टेड कर देते हैं यूरिया में। जब यूरिया का निर्माण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है और ऑर्निथिन साइकिल में बाइकार्बोनेट बनता है। मतलब CO2 को हम लोग दो तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। पहला तरीका ब्रीदिंग करते हैं तब निकल जाएगा, दूसरा तरीका CO2 को कन्वर्ट कर देता है हमारा शरीर, जिसमें नाम आता है LIVER का लीवर में एक साइकिल चलती है, उस साइकिल की बात करेंगे ऑर्निथिन साइकिल, और इस साइकिल में यूरिया का निर्माण होता है। और जो यूरिया बनता है उसमें यूज कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट के निर्माण में ये बनता कहां है? कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका मतलब हमारा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिलीज हो जाता है? आप बताएंगे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है ब्रीदिंग के माध्यम से, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड हो जाता है किसमें? बाइकार्बोनेट में और यूरिया में। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग से बाहर निकलती है? आप कहेंगे नो नो नो, कभी नहीं। अभी तक पूछते तो आप यही चीज जानते थे, लंग से सांस लेते हैं, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। लेकिन आज पता चला कि नहीं, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। आज तक यही सोचते थे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है, वही हमारे बॉडी में रहती है। नहीं भैया, जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया उससे आया, जो आपने फैट खाया उससे आया, प्रोटीन खाया उससे आया। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा। और ये कैसे बाहर निकलता है? यू हैव अ मीडियम। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार थंब अप करिए। ऑक्सीजन को समझाते हैं कि जल को समझाते हैं, H2O को समझाते हैं कि वो हमारे शरीर से कैसे बाहर निकलता है। जल्दी से सभी लोग एक बार थंब अप करें, फास्ट, डोंट लेट। क्लियर? सभी लोगों को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत?
जी सुपेश सिंह जी, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में शरीर से बाहर निकलती है। यू आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, सभी लोग करेक्ट, अच्छे, बहुत अच्छे। और सभी लोगों के पास से ढेर सारे थम्स अप आ रहे हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोग H2O भी सीखना चाहते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या सीखना चाहते हैं? H2O भी जानना चाहते हैं कि सर H2O बाहर कैसे निकलता है, क्योंकि आपके जहन में एक बात चल रही है, आज तक तो देखा नहीं पौधों की तरह कि हमारे स्किन पर बूंद बूंद कुछ रहा हो। आज तक तो देखा नहीं कि हमारे स्किन पर कोई बूंद बूंद रहा हो। ना नहाए तो स्किन सूख जाती है। पौधों में तो सुबह सुबह टहलते हुए देख भी लिया कि उनकी पत्तियां जो होती हैं पानी पड़ा रहता है, तो यही समझ जाते हैं कि ये एक्सक्रीशन की है या ट्रांसपिरेशन, आई डोंट नो। बस इतना जानते हैं कि अपनी जो पैंट पहने रहते हैं, खेत में जाते हैं तो वो भीग जाती है, बस इतना जानते हैं। पढ़े लिखे लोग भी यही जानते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी यही जानते हैं। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग इतना जानते हैं कि ये क्या है, ये ट्रांसपिरेशन है, ये क्या है, ये एक्सक्रीशन है। अब उनसे पूछ लो हाइड्राथोड क्या होता है, और आफत। लेकिन हम आपको समझाते हैं, देखिए हमारे शरीर से H2O भी बाहर निकलता है, H2O भी बाहर निकलता है। तो कोई कह रहा है सर हाँ गर्मी में है, गर्मी में H2O निकलता है पसीने के फॉर्म में। हाँ, जो कह रहा है वो करेक्ट कह रहा है। H2O कैसे निकलता है? H2O स्वेट के फॉर्म में निकलता है, स्वेट के फॉर्म में। ये स्वेट के फॉर्म में निकलता है। एवरीवन एग्री, सभी लोग एग्री हैं कि ये स्वेट के फॉर्म में निकलता है। कुछ लोग चुपके से कह रहे हैं सर ये यूरिन के फॉर्म में भी निकलता है। हाँ भाई, यूरिन के फॉर्म में भी निकलता है। आई एम आल्सो एग्री टू यू। तो दो चीज आपकी क्लियर, सर ये यूरिन के फॉर्म में निकलता है, सर ये स्वेट के फॉर्म में निकलता है। बहुत अच्छे। सर ये यूरिन के फॉर्म में निकलता है, सर ये स्वेट के फॉर्म में निकलता है, पसीने के फॉर्म में। लेकिन दोस्तों हम आपको आगे की चीज बताते हैं। एक और बड़ी बात है, आपका जो फेफड़ा है ना, जो बहुत आप यही जानते हैं ना, ये सांस लेने में मदद करता है, सांस लेने में हेल्प करता है। ये खाली सांस लेने में हेल्प नहीं करता, इसलिए इसको फुसफुस नहीं कहते, इसलिए इतना सॉफ्ट नहीं रहता। अभी लगातार आपको पानी में डाल दिया जाए तो आप भी लगातार सॉफ्ट हो जाए। आप ना भरोसा हो तो ट्राई करके देखिए। आप अपना एक पैर हमेशा 24 घंटे पानी में डाले रखिए, दूसरे पैर से सॉफ्ट हो जाएगा, हम 100% श्योर हैं। तो फेफड़ा आपका इतना सॉफ्ट क्यों है? तो आप कहेंगे सर ये 400 ml, कितना? 400 ml मतलब लगभग आधा लीटर पानी मॉइस्चर के फॉर्म में शरीर से बाहर एक्सेल आउट करता है। मतलब अगर कोई कहे तो फेफड़ा का काम सिर्फ यही नहीं है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग बीड़ी पीते हैं, उनका क्या होता है, धुआं जाकर के फेफड़े में बैठ जाता है, तार का निर्माण करता है। वो जो तार बनता है ना दोस्त, वो ऐसे धुएं का नहीं मामला है। अरे सीधी सी बात है, अगर पानी आ रहा है वेपर के फॉर्म में अगर पानी निकल रहा है और सिगरेट का धुआं जब अंदर जाता है तो पानी और धुआं मिलते हैं तो क्या बनता है, यू नो वेरी वेल। इसी तरीके से वहां जाकर टार का निर्माण होता है। तीसरा लिख लेना दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, H2O और कैसे निकलता है? तो आप बताएंगे सर H2O निकलता है थ्रू द लंग्स। कैसे निकलता है? थ्रू द लंग्स, फेफड़े द्वारा। कितना, ये भी लिखना जरूरी है, 400 मिलीलीटर। कितना? 400 मिलीलीटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। किस फॉर्म में? तो आप बताएंगे सर मॉइस्चर के फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में निकलता है। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिखता नहीं है लेकिन पानी बाहर जा रहा है। आप सोचो, आपने पिछले 2 घंटे से पानी नहीं पिया, लार ग्रंथियां हैं, लार निकाल रही हैं और ये हवा दे रहा है। जब लार और हवा दोनों मिल रहा है तो मामला अंदर चल रहा है। अच्छा, लेकिन अब हमारी तरह आप तेजी से बोलना शुरू कर दो तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे और आपको भी पिलाएंगे। समझ आया इतनी बातें? सभी लोगों को जल्दी से बताएं, एक बार सभी लोग बताएं कमेंट करके, समझ आया या नहीं? टेल मी फास्ट, सभी लोग जल्दी से बताएं। दीक्षा दुबे जी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। शिव प्रसाद जी, भावना यादव जी, समझ आया सभी लोगों को? सभी का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर? अगर क्लियर है तो H2O तक का मामला आपका क्लियर। हम आगे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर।
अब हमारा तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजिनस। क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब दोस्त नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट में कौन कौन आता है? आप बाखूबी जानते हैं कि सर एक आता है जिसे कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। एक आता है जिसे कहते हैं अमोनिया, एक दूसरा आता है जिसे कहते हैं यूरिया, एक तीसरा आता है जिसे कहते हैं यूरिक एसिड, एक चौथा भी आता है दोस्त जिसे कहते हैं गुआनीन। चौथा भी आता है जिसे कहते हैं गुआनीन। अब जब गुआनीन का बात कर ही लिए हो तो एक नाम और जानते रहो, गाउट। क्या जानते रहना है? गाउट। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और जब यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम नहीं चाहते कि आपका कुछ गलत हो जाए, हम नहीं चाहते कि आपका कुछ गलत हो जाए। ये देखो, ये आपको दिख रहा है कि ये यूरिक एसिड है। जब यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जब यूरिक एसिड इतनी दूर से सफर करके आता है दोस्त, जब इंसान बहुत दूर से सफर करके आता है ना और पहुंचने के बाद अगर पानी शरबत का स्वागत नहीं होता तो गुस्सा आती है। ये इतनी दूर गया यूरिक एसिड, इसके पास तक गया। जब इसके पास तक गया, जाते जाते जब इसके पास पहुंचा तो इसको कुछ असर ही नहीं। ये जाकर के जब असर नहीं दिखाया तो जो इसके ज्वाइंट्स थे, क्या थे? जो इसके ज्वाइंट्स थे, इस ज्वाइंट में जा करके ये जमा होना शुरू कर दिया। जब ज्वाइंट में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं गाउट। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गाउट। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गाउट, या खुशी के मारा उसे कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस। तो कोई आपसे पूछे गाउट क्या है तो आप बताएंगे यूरिक एसिड का डिपोजिशन। जब यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाए तो उसे कहते हैं गाउट। उम्मीद करते हैं सभी का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बताएं, सभी लोगों को क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं, गाउट वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? टेल मी फास्ट। इसीलिए आपको इमेज बना के दिखा दिया। ये गाउट एग्जाम में इस बार आ रहा है आपके, जब एग्जाम में आएगा तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपसे बताया कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कितने होते हैं, तो आपने कहा सर 3, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड 3 उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। यहां चौथा दिया है गुआनीन। इसका भी मामला खत्म करते हैं। ये जो स्पाइडर होता है आपका, मकड़ी, स्पाइडर, इस स्पाइडर में एक अलग से स्पेशल उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं गुआनीन। क्या कहते हैं? गुआनीन कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि गुआनीन किसमें पाया जाता है? गुआनीन स्पाइडर में पाया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कभी कभी आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गुआनीन किसका उत्सर्जी पदार्थ है। उम्मीद करते हैं सबका सही आंसर आएगा कि गुआनीन जो है ये मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है, अर्थात ये मकड़ी मतलब स्पाइडर का उत्सर्जी पदार्थ है। इसको भी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको भी हटा देते हैं। आइए मेन पर चलते हैं, अटैक करते हैं मेन पर, ढंग से समझते हैं, हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट समझना है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। जो जीव, पहले समझिए, जो जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। जिसका यूरिया होता है उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं, और जिसका यूरिक एसिड होता है उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। 3 पॉइंट पहले क्लियर कर लीजिएगा। अमोनिया है तो अमोनोटेलिक, मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि सर अमोनिया है तो अमोनोटेलिक। आप भी कह सकते हैं, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अमोनिया है तो अमोनोटेलिक, यूरिया है तो यूरियोटेलिक, यूरिया है तो यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिक। ये तीनों पॉइंट आप क्लियर किए रहिएगा कि ये क्या है, ये यूरिकोटेलिक है, ये यूरियोटेलिक है और ये अमोनोटेलिक है। ये 3 पॉइंट जब आपका क्लियर रहेगा तो एक बड़ी बात यहां से हम क्लियर कर देंगे आपके लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं क्या क्लियर करना है। पहला हमें क्लियर करना है कि ये किसमें पाया जाता है। क्या क्लियर करना है? किसमें पाया जाता है। तो आप बताएंगे अमोनोटोलिक उसमें पाया जाता है जो इनवर्टिब्रेट हैं, मतलब जो पानी में रहते हैं, जो जलीय हैं, उसमें
इनवर्टिब्रेट। मतलब ये कहना है अमोनिया, ऐसे कॉमन सोचना है, अमोनिया अत्यधिक विषैली गैस है। अमोनिया क्या है? अमोनिया अत्यधिक विषैली गैस है। इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। अर्थात जितने जलीय जंतु होते हैं मैक्सिमली सब क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। हम लोग यूरियोटेलिक हैं। हम लोग को उत्सर्जी पदार्थ निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा किसकी जरूरत नहीं है? बहुत ही ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, जिनका रहना खाना सब कुछ कहां है? पानी में है, वो क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। उनको पानी की कोई कमी नहीं होती है। अमोनिया अत्यधिक विषैली गैस है, अर्थात इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अर्थात अमोनोटेलिक जीव जो होते हैं वो जलीय होते हैं। उसमें पहला एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में खास करके प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टिनोफोरा, ये सब इसी में आते हैं। कौन कौन आता है? इसी इनवर्टिब्रेट में आता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टिनोफोरा, ये सब इसी में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनवर्टिब्रेट आते हैं। और जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सभी आते हैं। भाई पानी में रहना है तो पानी की कमी कहां होगी? एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं। और कौन आते हैं तो आप बताएंगे? इस केवल इंसेक्ट इसमें नहीं आते, एक्सेप्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट अमोनोटोलिक नहीं होते। इंसेक्ट को अभी हमने बताया कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके गुआनिन होता है इनका। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोनी फिशेस। जितनी हड्डियों वाली मछलियां हैं वो सब इसी में आती हैं। बोनी फिशेस, हड्डियों वाली मछलियां। हड्डियों वाली मछलियां किसमें आती हैं? हड्डियों वाली मछलियां आती हैं आपकी किसमें? आप बताएंगे अमोनिया में, अमोनोटेलिक में। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनको जानते रहना है कि जो फ्रॉग होता है, एम्फीबिया, जानते रहना है। सभी लोग को 100% कंसंट्रेट करना है। एम्फीबिया में जो आपका फ्रॉग होता है, सभी लोग कंसंट्रेट करें प्लीज। एम्फीबिया जो फ्रॉग होता है, ये फ्रॉग आपका यूरिया निकालता है, लेकिन जो फ्रॉग का बच्चा होता है जिसे टैडपोल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टैडपोल कहा जाता है। ये बच्चा अमोनोटेलिक होता है। आपको लगा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट हो गया? कि अगर आपसे कोई कहे फ्रॉग कैसा होता है, तो फ्रॉग मनुष्य की तरह होता है। वो अमोनोटेलिक नहीं होता, यूरियोटेलिक होता है। लेकिन जो फ्रॉग का बच्चा है जिसको टैडपोल कहते हैं, और ये टैडपोल क्या होता है? ये टैडपोल अमोनोटेलिक होता है। अब कोई आपसे पूछे सर ये अमोनोटेलिक क्यों होता है, तो आपका आंसर आएगा सर जी अमोनोटेलिक इसलिए होता है क्योंकि ये पानी में या जल में रहता है। जबकि फ्रॉग जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होता है, वो लैंड में भी रहता है। मतलब लैंड में रहता है और वाटर में भी रहता है। लेकिन कैसा होता है? तो आप बताएंगे यूरियोटेलिक। अब बताइए जल्दी से थंब अप करें, ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा क्या? फ्रॉग यूरियोटेलिक, फ्रॉग का बच्चा अमोनोटेलिक। जल्दी से सभी लोग थंब अप करके बताएं, गलत होगा? जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से बताएं। कुछ लोग 2 अंगुलियां दिखा रहे हैं कि सर गलत होगा। नहीं, ये 2 अंगुलियां गलत होने वाली नहीं है। थंब अप करें, थंब अप। थंब अप बताता है कि आपको सब समझ आ रहा है। नहीं करते तो अच्छा नहीं होता। वैसे आप बहुत करते हैं, मुझे पता है। सभी जली अमोनोटेलिक। बहुत अच्छे नरेंद्र कुमार जी। आज नरेंद्र को बहुत मजा आ रही होगी क्योंकि सब कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है। आइए, इतनी बातें समझ में आई एवरीवन? सभी लोगों को समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। जब इतना समझ में आया तो एक पॉइंट और क्लियर करते हैं। ये जो अर्थवर्म होता है ना दोस्त, अर्थवर्म किसान का मित्र, ये जो अर्थवर्म होता है ये किसान का मित्र, फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये जो फार्मर का फ्रेंड होता है अर्थवर्म। आप जल्दी से मुझे इसका जूलॉजिकल नेम बताइए कि इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है। देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कहां है। अब कुछ लोग हमको बताएंगे ये किस फाइलम में आता है। टेल मी फास्ट, मुझे पूछना है कि ये किस फाइलम में आता है। जल्दी से बताओ सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताओ किस फाइलम में आता है। थैंक यू अभिषेक सिंह जी, सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू।
कलम से प्रीति सिंह बता रहे हैं सर जी ये फेरिटुमा पास्थुमा है। बहुत अच्छे दोस्त, वेरी गुड। ओके, ये देखिए अर्थवर्म एनिलिडा संघ का जीव है। अर्थवर्म को फेरिटुमा पास्थुमा कहते हैं। इसकी बड़ी खराब हालत है, या आप कह सकते हैं बहुत अच्छी आदत है। इसकी अच्छी आदत यह है कि महाशय भगवान से कहते हैं खूब बारिश हो। क्या कहते हैं? खूब बारिश हो। जब खूब बारिश होती है तो ये पानी में चले जाते हैं, और जब पानी में चले जाते हैं पानी में चले जाते हैं तो NH3 मतलब अमोनिया, मतलब बाहर इतनी अमोनिया निकाल देता है कि ना पूछिए। इसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया जब कहां चला जाता है? पानी में। अगर दोस्त खूब बारिश हो जाए और हम सब लोग पानी में डूबने लगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अमोनिया निकालना शुरू नहीं कर देंगे, हम लोग की तो मरने जीने वाली शान आ जाएगी। लेकिन ये क्या करता है? ये जब खूब बारिश होती है, खूब बारिश मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, तो ये अमोनिया रिलीज करता है। लेकिन जब बारिश कम होती है तो किसान के खेत में चला जाता है, और जब खेत में चला जाता है तो किसान की चीटिंग करता है और क्या निकालता है? यूरिया निकालता है। चीटर नंबर 1 भगवान से कहता है बारिश, अमोनिया निकालता है, खेत में चला जाता है, यूरिया निकालता है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है? ये क्या होता है? आप बताएंगे सर ये अर्थवर्म है, ये अमोनोटेलिक भी होता है, यूरियोटेलिक भी होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सा जीव अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों होता है, तो आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। ये दोनों होता है, और क्या होता है? ये अमोनोटेलिक भी होता है और यूरियोटेलिक भी होता है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा विद एग्जांपल। सभी लोगों को क्लियर हुआ तो एक बार थंब अप करें और अपने लाइव और लाइक को इक्वल करें। ये अच्छी बात नहीं होती है कि आपको समझ आ रहा है तो आप सब कुछ भूल जाइए। नहीं, समझ आ रहा है सब कुछ भूलिए नहीं और आगे समझने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं कि अमोनोटेलिक सबको समझ में आया होगा। एक बार थंब अप करके इशारा करें, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से आपके लाइव और लाइक इक्वल हो जाने चाहिए, काफी फर्क है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमोनिया में आपने कुछ लिखा, अमोनोटेलिक में आपने कुछ नोट किया, जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से बताएं। अमोनोटेलिक में आपने कुछ नोट किया? ओके गुड। अमोनोटेलिक में आपने कुछ नोट किया? जल्दी से बताएं, अमोनोटेलिक में आपने कुछ नोट किया? ओके, आपके थम्स अप देख करके खुशी आती है कि ऑल ऑफ यू आर एक्टिव। आप सभी लोग बहुत अच्छे से एक्टिव हैं और अपनी चीजें क्लियर कर रहे हैं। अमोनोटेलिक में सबसे पहले लिखिए, अमोनोटेलिक आप जानते हैं द ऑर्गेनिज्म, जल्दी से नोट करें फास्ट, द ऑर्गेनिज्म which excrete ammonia out, which excrete ammonia out of the body, शरीर से, is called dash dash dash, is called अमोनोटेलिक। इसे क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, जल्दी से, अमोनिया is highly toxic, अमोनिया is highly toxic gas। फिर आगे, so it requires a lot of water for excretion के लिए इसे बहुत सारा पानी की आवश्यकता होती है। नोट डाउन। और अमोनिया जहां बनता है, सबसे अच्छी बात यह है, अमोनिया जहां बनता है वहीं से रिलीज हो जाता है। मतलब जलीय जंतुओं में अमोनिया जहां बनता है वहीं से बाहर। ये देखो अमीबा है, अमीबा, इस अमीबा में अमोनिया मान लो यहां बना, तो जानते रहे ना अमोनिया यहां बन करके घूमेगा, टहलेगा नहीं,
जैसे आपका यूरिया बन के घूम रहा था, टहल रहा था, अमोनिया बन करके घूमेगा टहलेगा नहीं। अगर घूमेगा टहलेगा तो पूरे बॉडी में क्या कर देगा, पूरे बॉडी में अमोनिया फैला देगा। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है। आपको यहां से पता है कि अमोनिया क्या होती है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है। क्या होती है, हाईली टॉक्सिक। ये अमोनिया जहां बनता है दोस्त, वहीं से बाहर। और आपको पता है कि अमीबा में क्या होता है, अमीबा में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, वो बॉडी सरफेस से होता है। अमोनिया जहां बना वहीं से बाहर, जहां बना वहीं से बाहर, जहां से बना वहीं बाहर, जहां से बना वहीं बाहर। लाइक पौधे, लाइक प्लांट की तरह जहां से बनता है वहीं से बाहर हो जाता है। अर्थात एक पॉइंट बढ़ा के लिख लीजिए, साइट ऑफ फॉर्मेशन, इसकी जो साइट ऑफ फॉर्मेशन होती है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन इज, साइट ऑफ फॉर्मेशन इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन इज द साइट ऑफ एक्सक्रीशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन इज द साइट ऑफ एक्सक्रीशन। जहां पर ये बनता है ये वहीं से निकल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आज कुछ लिखाएं ना, बस समझाते चले जाएं। ये सब क्या है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब दूसरा नहीं लिखवाएंगे, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। क्लियर। अब कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे आप लोग नोट करते जाइएगा, कोई पॉइंट मिस नहीं करिएगा। दोबारा लिखवाएंगे थोड़ा वक्त जाता है, तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें। चलिए, अगर आप इस तरह से एग्री हैं तो हम भी आपकी तरह से एग्री हैं, नो मैटर। आइए दूसरी बात करते हैं हम लोग यूरिया की। साइट ऑफ फॉर्मेशन इज द साइट ऑफ एक्सक्रीशन। जी अनुराधा सिंह जी, वेरी गुड। सरिता केसरी जी, सुपेश सिंह जी, स्वतंत्र कुशवाहा जी, अनुरुद्ध जायसवाल जी, अनुराधा जी, ओके गुड। आइए नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया। यूरिया की बात करते हैं। अब यूरिया है, मतलब जो जीव इसको रिलीज करेगा उसे हम लोग खुशी के मारा कह सकते हैं। क्या खुशी, जिसे हम लोग खुशी के मारा कह सकते हैं यूरियोटेलिक। क्या कह सकते हैं, यूरियोटेलिक। जो जीव यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उसे यूरियोटेलिक कहते हैं। टीजीटी वाले 100% तैयार रहेंगे। NH2CO NH2 पूछा जाता है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 क्या होता है, NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला होता है जी। क्लियर, ओके। आइए देखते हैं यूरिया जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात इसकी खास है, लेस टॉक्सिक। कैसी होती है, लेस टॉक्सिक देन NH3। ये NH3 से कम टॉक्सिक होती है। एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैसी होती है, ये NH3 से कम टॉक्सिक होती है। दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट, आप बताएंगे, इट रिक्वायर्स मॉडरेट वाटर। इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, मॉडरेट वाटर चाहिए। कम में भी काम चलेगा, मॉडरेट वाटर, ज्यादा पानी नहीं, मॉडरेट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, फॉर एक्सक्रीशन के लिए इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या सीखना है, आपको एग्जाम्पल सीखना है। क्या सीखना है, एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल में कौन आता है, जितनी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं सभी आती हैं, बोनी फिशेस नहीं, कार्टिलेजिनस फिशेस। जितनी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो सब इसी में आती हैं। मतलब ये काम याद रखिएगा कि बोनी फिशेस अमोनोटेलिक होती हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो यूरियोटेलिक होती हैं। और इसमें आपका आता है फ्रॉग इसी में आता है, यहां लिख दीजिएगा, लेकिन एडल्ट वाला फ्रॉग इसी में आता है। नेक्स्ट कर लीजिएगा DOG, डॉग भी इसी में आता है। HUM हम, आयन आप, हम और आप, ये सब लोग किस में आते हैं, ये सब लोग इसी में आते हैं। और दो नाम, एक नाम और बढ़ा लीजिएगा कि इसमें और कौन आता है, इसमें अर्थवर्म भी आता है, क्योंकि अर्थवर्म में दोनों होता है।
इसको लेस टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? लेस टॉक्सिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें ये आते हैं और सारे मैमल्स, जितने मैमल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। और इतना जानते रहिएगा, ये यूरिया जब कांटेक्ट में सनलाइट की आती है या CO2 के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या बन जाती है? ये अमोनिया बन जाती है। इसलिए जहां पर आप यूरिन करते हैं वहां पर यूरिन की नहीं, अमोनिया की बदबू आती है, क्योंकि ये यूरिया कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। अगर यही हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है तो काफी ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि अमोनिया हाईली पॉइजनस होती है। उम्मीद करते हैं कि इतना पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी लोगों को इतना। फ्रॉग के बाद बर्ड नहीं, भावना यादव जी, बर्ड नहीं, बर्ड इसमें नहीं आता। कार्टिलेजिनस फिश आता है, फ्रॉग आता है, डॉग आता है, ह्यूमन आता है। ये जब फ्रॉग का नाम आता है तो मन करता है कि आपको बता दें कि फ्रॉग जो होता है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। क्या नाम? राना टिग्रीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक फ्रॉग होता है टोड। कौन सा फ्रॉग? टोड। एक फ्रॉग होता है ब्यूफो। कौन सा फ्रॉग? ब्यूफो। एक फ्रॉग होता है हाइला। क्या नाम है? हाइला। ये 3 फ्रॉग हैं जिनके बारे में आपको जानते रहना है। आप जल्दी से हमें आंसर करके, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे कि इन तीनों में से कौन सा फ्रॉग है जो एबोरल होता है, एबोरियल लाइफ जीता है? कौन सा फ्रॉग है जो एबोरियल लाइफ जीता है? एबोरियल लाइफ कौन जीता है? जल्दी से कमेंट करें, कौन सा फ्रॉग एबोरियल लाइफ जीता है? हम इंतजार कर रहे हैं। कौन सा फ्रॉग एबोरियल लाइफ जीता है? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट्स करें कि कौन सा है जो एबोरल लाइफ जीता है। एबोरल लाइफ जीने वाला फ्रॉग कौन सा है? और आपके एक खासी आबादी का आंसर आ रहा है। एक खास आबादी आपका आंसर कर रही है कि कोई कह रहा है ब्यूफो, कोई कह रहा है हाइला, कोई तो खुशी के मारा टोड भी कह दे रहा है। काफी लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन कैसा आंसर है? जी जी जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाइला हाइला हाइला, ओके। कुछ लोगों का जल्दी से हाइपर टाइप हो जा रहा है। जी 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 जी। अगर आपसे कोई पूछे एबोरल, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, एबोरल का मतलब समझ जाइएगा, वृक्ष पर रहता है। कहां रहता है? वृक्ष पर रहता है। अब आपका 100% सही होगा कि हाइला सही है। तो हाइला कहां रहता है? वृक्ष पर रहता है। हाइला कहां रहता है? हाइला वृक्ष पर रहता है दोस्त। कहां रहता है? वो वृक्ष पर रहता है। अब हम आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा मेढक है जो कॉपुलेशन करने के लिए टर टर करता है, तो टर टर मेढक कौन सा करता है? ऑप्शन आपके पास 3 हैं। टर टर कौन सा करता है? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, टर टर कौन सा करता है? तो देखो दोस्त, नाम से पता चला टर टर, टा किस में आ रहा है? टा टोड में आ रहा है, इसलिए ये टर टर करने वाला मेढक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा मेढक है जिस पर विष ग्रंथि पाई जाती है? विष ग्रंथि या पॉइजनस ग्लैंड किस पर पाई जाती है? जब आपसे पूछे कि पॉइजनस ग्लैंड किस पर पाई जाती है, व्हाट विल योर आंसर, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे विष। वा से ऐसे बा बना लीजिए, विष पाया जाता है किसमें? बा वाले पर, ब्यूफा। ब्यूफा का नाम बा से शुरू होता है, अर्थात बा वाले पर क्या पाया जाता है? बा वाले पर आपको पाया जाता है। इस पर क्या पाया जाता है? विष पाया जाता है। तो विष वाला कौन सा हो गया? विष वाला आपका हो गया ब्यूफो। टर टर वाला कौन सा हो गया? तो टर टर वाला हो गया टोड। और वृक्ष वाला कौन सा हो गया? अरे भैया, पेड़ पर जब देखेंगे आप मेढक तो आप क्या करेंगे? अबोरियल। ये रियल हो ही नहीं सकता, तो हाइला ये कैसे हुआ? ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइला ये कैसे हुआ? ये करेक्ट हो जाएगा। ब्यूफो डरता नहीं। अरे भाई, कौन डरेगा? जो विष ग्रंथियां लेके चलेगा वो क्यों डरेगा? विष ग्रंथियां लेकर चलने वाले लोग डरते नहीं हैं। आपके हाथ में बंदूक दे दिया जाए, गन दे दिया जाए, माउजर दे दी जाए और आपसे बताया ना जाए कि इसमें गोली है या नहीं, आप बिंदास चाहे जहां जाना होगा हाथ में लेकर चले जाएंगे, क्योंकि जो देखेगा वो डरेगा कि कहीं टपका ना दे।
तो डराने के लिए थी, मारने के लिए नहीं। मारने के लिए होती तो आप उसको निकाल कर पहले चेक करते कि इसमें कारतूस गोली है कि नहीं, लेकिन आप मारने के लिए आपको दिया ही नहीं गया था, आपको डराने के लिए दिया गया था, इसलिए आप लेकर चल रहे थे और लोग डर रहे थे। क्लियर? ओके, उम्मीद करते हैं कि इतने पॉइंट आप सभी के क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा समझाते हैं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो आप बताएंगे सर जो जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है उसे यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? यूरिकोटेलिक कहा जाता है, और ये यूरिक एसिड वाले लोग यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इट इज लीस्ट टॉक्सिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज लीस्ट टॉक्सिक। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि कौन सा उत्सर्जी पदार्थ लीस्ट टॉक्सिक है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए 3 कॉमा लगा लीजिएगा, जो ग्रामर के रूल में नहीं होता, तो 3 कॉमा लगा लीजिएगा। लीस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड, सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक साहब थे, उनका नाम था बहुत अच्छा, जोसेफ नीडम। क्या नाम था? एक साहब थे, उनका नाम था जोसेफ नीडम। क्या नाम था? जोसेफ नीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जोसेफ नीडम। इन्होंने चैलेंज कर दिया था किसको? सारे एनिमल को। क्या चैलेंज कर दिया था? इन्होंने सारे एनिमल को चैलेंज कर दिया था और कहा था कि अगर हम आपका रिप्रोडक्शन देख लें, अगर हम आपका रिप्रोडक्शन पढ़ लें, अगर हम आपका रिप्रोडक्शन स्टडी कर लें, तो हम बता सकते हैं कि आपके मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा। मतलब इन्होंने बताया कि सर रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, जैसा जीव होता है अगर वो वैसा रिप्रोडक्शन करता है तो वैसा उसमें एक्सक्रीशन होगा। मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिसाइड एक्सक्रीशन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देख करके एक्सक्रीशन को डिसाइड किया जा सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये अंडा है, वो चाहे पक्षी का हो, चाहे रेप्टाइल्स का हो, चाहे जिनका हो, स्नेक का हो, लिजर्ड का हो, या फिर किसी पक्षी का हो। ये अंडा अगर आप देखिए, और इस अंडे में हल्का सा पीला भाग है, हल्का सा छोटा सा पीला भाग है, और बड़े भाग में पूरा क्या फैला है? बड़े भाग में पूरा रायता फैला है। मतलब पूरे बड़े भाग में क्या है? पूरे बड़े भाग में साइटोप्लाज्म है। जो साइटोप्लाज्म है वो पूरे बड़े भाग में, और जो पीला योक है, जो पीला योक है वो बहुत कम मात्रा में है। ऐसे अंडे को आपने देखकर तुरंत बताया। अगर कोई पूछे सर ये कैसा अंडा है, प्लीज कमेंट मी, ये कैसा एग है, कमेंट मी। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं ये कैसा एग है, जल्दी से बताएं, जल्दी से। जल्दी से बताएं। वैशाली मलिक जी, यहां पर आपको सबसे पहला नाम बताना है कि ये सर क्लिडोइक एग है। क्लिडोइक एग है। क्यों क्लिडोइक है? क्योंकि सर इसके ऊपर कवच है, और जिसके ऊपर कवच रहता है, शेल रहता है, उसे क्लिडोइक एग कहते हैं। आप क्लिडोइक एग के आगे आप जाएंगे, हमने बर्ड का नाम ले लिया तो आप समझ जाएंगे क्लिडोइक एग है, सेंटर में है, बहुत कम है। जब बहुत कम है तो माइक्रो हो सकता है। तो ये कैसा एग है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, माइक्रोलेसिथल। एग्री विद यू, नो डाउट। चलिए, अब इसके एग को देखकर आपको लगा कि इसी एग, जब ये फर्टिलाइज्ड एग होता है, कैसा होता है? फर्टिलाइज्ड एग होता है। अगर ये फर्टिलाइज्ड है तो इसी एग में क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, और इसी एम्ब्रियो से क्या बनता है? बेबी बनता है। और जब इतना छोटा सा इसमें पीला वाला भाग है तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। पानी की रिक्वायरमेंट, पानी कम चाहिए। और जिनके अंडे में पीला वाला भाग बड़ा होता है, इसका मतलब वो पानी ज्यादा पीता है। क्या करता है? पानी ज्यादा पीता है। पानी की कमी हुई, योक छोटा हो गया। मतलब ये ऐसे जीव का अंडा है जिसके पास पानी की कमी होती है, और जिस जीव के पास पानी की कमी होती है वो जीव यूरिक एसिड निकालता है, अमोनिया नहीं।
वो जीव यूरिया नहीं निकाल सकता, वो जीव क्या निकालेगा? यूरिक एसिड निकालेगा, क्योंकि यूरिक एसिड ऐसे जीव का उत्सर्जी पदार्थ होता है जहां जो पानी कम पीते हैं, पानी कम लेते हैं। आप पक्षियों को कितना पानी पीते हुए देखते हैं? आपने किसी छिपकली को पानी पीते हुए देखा? आपने किसी स्नैक्स को पानी पीते हुए देखा? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। तो जो पानी कम पीते हैं, जो पानी की कम रिक्वायरमेंट रखते हैं, वो यूरिकोटेलिक होते हैं, ऐसा जोसेफ नीडम ने बताया, जो कि 100% करेक्ट। तो आपसे पूछा जाए जोसेफ नीडम ने क्या बताया, तो आप बताएंगे जोसेफ नीडम ने बताया मोड ऑफ एक्सक्रीशन इक्वल टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जीव का रिप्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सक्रीशन को डिसाइड करता है, डिफाइंड करता है। 100% करेक्ट। उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर टू ऑल? टेल मी, अगर समझ में आया तो एक बार थंब अप करें फास्ट। सभी लोग अगर समझ में आया तो एक बार थंब अप करें फास्ट, जल्दी से। ओके, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। तो जोसेफ नीडम को भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया था? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इक्वल टू मोड ऑफ एक्सक्रीशन। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे महोदय जी, तो ये सब आपके सही हो जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन मेरिट डिसाइड करते हैं। यही क्वेश्चन नए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मेरिट डिसाइड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका कहीं से कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, और क्वेश्चन की गलती ये आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो जोसेफ नीडम को याद करेंगे। आइए यूरिकोटेलिक में और थोड़ी सी बात करते हैं कि यूरिकोटेलिक में और कौन आता है। तो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, इट रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। इट रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। इसको बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, अब भाई जहां पानी की कम जरूरत रहेगी तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? पेस्ट बन जाएगा। इसलिए जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पेस्ट की तरह होता है, चिली सॉस की तरह होता है, या आप कह सकते हैं सर ये सेमी सॉलिड होता है। इसीलिए जब कभी आप स्टेशन पर जाते हैं, पुराना स्टेशन होता है, तो वहां पर स्वागत करने के लिए कुछ पक्षियां ऊपर बैठी रहती हैं, जो आपका स्वागत कभी कभी कर देती हैं वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, सेमी सॉलिड। क्या? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड, आधा सॉलिड आधा लिक्विड। इसीलिए आपको वो कैसा दिखता है? सेमी सॉलिड। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर सभी लोग? इसीलिए ये क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। और ये कहां से बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर्म्ड, दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। फॉर्म फ्रॉम प्यूरिन, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है। किससे बनता है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है, अर्थात प्यूरिन ब्रेकडाउन होता है। प्यूरिन ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? प्यूरिन ब्रेकडाउन होता है। और किसका निर्माण होता है? बोले तो यूरिक एसिड। किसका निर्माण होता है? यूरिक एसिड। जब दोस्त जिसके पास अनिरुद्ध जायसवाल जी पानी की कमी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वो यूरिन कहां से डिस्चार्ज करेगा? वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेमी सॉलिड मीडियम से ही आउट कर लेता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन होता है, और इस ब्रेकडाउन के बाद क्या बनता है? इस ब्रेकडाउन के बाद बनता है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड किसमें किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, कौन कौन आते हैं? तो आप बताएंगे सर इसमें आता है इंसेक्ट, सभी इंसेक्ट्स आते हैं, केवल किसको छोड़कर? स्पाइडर को।
स्पाइडर में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो गुआनिन होता है। क्या होता है? गुआनिन। उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा। दूसरा नाम लिख लीजिए, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो आपके स्नेक्स आते हैं, जो आपके जो है लिजर्ड आती हैं, सब रेप्टाइल्स है। और नेक्स्ट है बर्ड्स। सारी बर्ड्स जो होती हैं वो सेमी सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं? सेमी सॉलिड होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर? सभी लोगों को क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं, एक बार थंब अप करके इशारा करें और अपने लाइव और लाइक को इक्वल करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं फास्ट। सभी लोगों को समझ में आया? बर्ड, इंसेक्ट एक्सेप्ट गो। क्लियर? क्लियर टू ऑल? जल्दी से बताएं दोस्त। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जल्दी से एक बार थंब अप करके सभी लोग इशारा करें कि सर समझ आया, और सभी का थंब अप चाहिए। सभी लोग, कोई कंजूसी नहीं, जल्दी से कोऑपरेट करें, साथ दें, जल्दी से, फास्ट। डोंट लेट, डोंट लेट। लेट करना अच्छी बात नहीं है। कुछ इमेज हैं, देखिए शायद आप तक ये इमेज पहुंच रही हो। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा एक कबूतर। दिखा सभी को? एक कबूतर की इमेज दिख रही होगी। एक कबूतर की इमेज दिखी? जल्दी से रिप्लाई करें। अगर इमेज दिखी तो जल्दी से बताएं ये एक कबूतर है। और अगर हमसे कोई कहे पिजन, क्या कहे? पिजन। पिजन मतलब कबूतर। ये कैसा होता है? तो आप बताएंगे सर ये इसका उत्सर्जी पदार्थ कैसा होता है? यूरिक एसिड। तो ये क्या होगा? यूरिकोटेलिक। जितने लोगों को यूरिकोटेलिक का फार्मूला लिखना है वो यहीं से नोट कर सकते हैं, साइड में आपको दिख रहा होगा। देखिए साइड में दिख रहा है। क्लियर? यस सर, ओके, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट एक इमेज देख लीजिए। ये इमेज भी आपकी काफी जानी पहचानी है। ये देखिए NH2CO NH2, NH2CO NH2। क्लियर नहीं है सर? दिखा बट बहुत गोरी। ओके, अब देखिए ये क्लियर दिख रहा होगा। ये आपका चूहा है, माउस। ये कैसा होता है? इसका उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको दिख गया होगा। नेक्स्ट एक इमेज आपको और दिखानी है मुझे, जो कि बहुत ही जरूरी है। आपको सिर्फ इमेज दिखाना है, आपको दिखेगा, आई एम श्योर। ये देखिए, ये आपको शायद क्लियर दिख रहा हो। देखिए क्लियर दिख रहा है। अमोनिया। अमोनिया में देखा आपने? मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिशेस। कुछ क्लियर दिख रहा है? ओके, बहुत अच्छे। पिजन भी पढ़ना है अभी, वैशाली मलिक जी पढ़ा देंगे, डोंट वरी। ये इमेज बहुत काम की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो इतनी सारी बातें हम लोग को सीखना था, इमेज देखनी थी। अब हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत क्लियर नहीं, ज्यादा क्लियर दिखाना भी नहीं था आपको, इतना भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं था। डिफरेंट एनिमल्स। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, जल्दी से नोट करें। डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स में किस तरीके का एक्सक्रीशन होता है, शुरू करेंगे प्रोटोजोआ से और लेके जाएंगे अपने तक। प्रोटोजोआ से लेकर के अपने तक की बातें क्लियर करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। अगर कोई दोस्त आपसे पूछे कि प्रोटोजोआ में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो आपका आंसर आता है सर बॉडी सरफेस से। कैसे होता है? बॉडी सरफेस से। आपका तुरंत आंसर आता है सर डिफ्यूजन से। कैसे होता है? डिफ्यूजन से। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि हेमिकॉर्डेटा में कैसे होता है, तो हेमिकॉर्डेटा में तो दोस्त आप तब बता पाओगे ना जब आपका पढ़ा होगा। जब पढ़ा नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आइए हम लोग एक एक को सीरियसली देखते हैं, इंटरटेन करते हुए पढ़ते हैं और समझ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। पहली बात हम लोग करते हैं, सबसे पहला आप लिखेंगे सर प्रोटोजोआ। अब दोस्त कोई आपसे पूछे प्रोटोजोआ में कैसा होता है, तो आप बताएंगे सर प्रोटोजोआ में सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन दिया रहेगा, तो सेल मेम्ब्रेन टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन दिया रहेगा तो बेस्ट ऑप्शन होता है, नहीं तो बॉडी सरफेस तो टिक करेंगे ही। कभी कभी बेस्ट चलता है, बॉडी सरफेस। ठीक, पहला। और किस माध्यम से? डिफ्यूजन के माध्यम से। दूसरा, आइए पहुंचते हैं पोरीफेरा।
पोरीफेरा में तो आपको पता है बहुत सारे पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं में हमने आपको पढ़ाया था, पिनाइकोडर्म पाया जाता है, क्वाइनोडर्म पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, स्पॉन्जोसिल पाया जाता है। ये सब एकदम लर्न होना चाहिए, टंग पर होना चाहिए। और इसमें कैसा होता है, इसमें बॉडी वॉल से होता है, बॉडी वॉल से। इसमें एक्सक्रीशन कैसा होता है, बॉडी वॉल से होता है। तीसरा देख लीजिए दोस्त, जिससे दुनिया डरती है, ये दुनिया को डराने के लिए आया था, निडेरिया। ये दुनिया को डराने के लिए आया था, लेकिन इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, बॉडी वॉल से होता है। ये क्यों डराने आया था, क्योंकि गॉड ने इसको एक निडोब्लास्ट दिया था, और जो निडोब्लास्ट था वो प्रे को किल करने के लिए इंपॉर्टेंट था। उसमें एक जहर पाया जाता था, हम लोगों ने क्लास में बात की है, हिप्नोटॉक्सिन। क्या पाया जाता था, हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता था, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। हिप्नोटॉक्सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कहां पाया जाता है, सिलिंट्रेटा या निडेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट बारी आती है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये जब प्लेटीहेल्मिन्थेस आया तो इसने देखा कि हमारे सारे पूर्वज जो हैं एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, बॉडी वॉल बॉडी वॉल बॉडी वॉल। इसने आग लगाई, क्या करी, आग लगाई, कुछ चेंजेस किया। जब आग लगाया तो आग में ज्वाला निकली, तो ये कहा क्या, किससे अपना फोटो से एक्सक्रीशन करने लगा, ज्वाला कोशिका से। तो आपसे पूछा जाए, तीनों लोग एक काम कर रहे थे, कोई सेल मेम्ब्रेन से, कोई बॉडी सरफेस से, कोई सेल मेम्ब्रेन से, कोई बॉडी सरफेस से। लेकिन जब बारी आई किसकी, प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो इसने क्या किया, इसने अपना ज्वाला दिखाया, और फ्लेम सेल से। आप भी अपना ज्वाला दिखाएंगे और क्या करेंगे, फ्लेम सेल से बताएंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके बाद बारी आई प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केहेल्मिन्थेस। ये जो एस्केहेल्मिन्थेस आए, ये एस्केहेल्मिन्थेस दोस्तों, ये है जो है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस थे ना, ये फ्लैट थे, चपटे थे, इनको फ्लैट में रहने की आदत थी और इनको आग लगाने की कोई मुश्किल नहीं दिखी। लेकिन जो एस्केहेल्मिन्थेस आए, ये आग नहीं लगाए, ये क्या किए, ये आग नहीं लगाए, ये इनका जो ए था, इस ए को चेंज कर दिए। क्या कर दिए, इसको चेंज करके बना दिए एच शेप्ड। इनमें एच शेप्ड, इनमें एच शेप्ड एक्सक्रीटरी आर्गन पाया जाता है। एच शेप्ड एक्सक्रीटरी आर्गन पाया जाता है। जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताएं कि ये एच शेप्ड एक्सक्रीटरी आर्गन कौन सा होता है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि ये एच शेप्ड। बहुत अच्छे, भावना आनंद जी गुड, रागनी गौतम जी वेरी गुड, राजेश कुमार जी एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। जितने लोगों ने आंसर बताया, भगवान सबका सिलेक्शन करवा दे, इनको कहीं ना कहीं बना दे अब टीचर। रेनेट सेल, क्या कहते हैं इसको, इसको रेनेट सेल कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेनेट सेल किसमें पाया जाता है, ये किस संघ का है, तो आपका आंसर वहां सबका लगेगा कि रेनेट सेल एस्केहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं ये पांचों फाइलम आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, जहां से जरूर क्वेश्चन आता है, वो आपके महान का नाम लेते हैं। जो सबसे महान है, वो महान कौन है, एनेलिडा। बात करते हैं एनेलिडा। यहां से क्वेश्चन आता है, किसी से गलत नहीं होता, क्योंकि बच्चा जानता है कि एनेलिडा में किससे होता है, नेफ्रीडिया से होता है। किससे होता है, नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडिया से होता है, किसी से गलत नहीं होता। जो बिल्कुल गंदा होता है उसी से गलत हो जाता है। दो बार एन आया है, अगर तब भी ना जान पाए तो समझ जाइए कब जानेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है, महान फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम, आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। ये जो आर्थ्रोपोडा होता है दोस्त, ये आर्थ्रोपोडा बटा होता है इंसेक्ट। आपको पता है, हमने बताया था, क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि इसमें इंसेक्ट और क्रस्टेशिया, और क्रस्टेशिया, ये वही क्रस्टेशिया है ना जिसमें आपका प्राण लगा रहता है, मतलब प्राण आता है, अरेक्निड्स। और तीसरा अरेक्निड्स, ये आपको पता है, अरेक्निड्स, ये आपको पता है कि इनको 3 पार्ट में अरेक्निड्स में डिवाइड किया गया। ये अरेक्निड्स में कौन आता है, अरे भाई जिसका जहर बहुत जहर होता है, स्कॉर्पियन आता है।
कौन आता है? स्कॉर्पियन। क्रस्टेशिया में कौन आता है भाई? इसमें आता है प्रॉन, या इसे हम लोग पैलियोमॉन कहते हैं। इंसेक्टा में कौन आता है? आप बताएंगे सर इंसेक्टा में सारे इंसेक्ट आते हैं। तो जो इंसेक्टा है इसमें जो उत्सर्जन होता है वो मालपीघियन द्वारा होता है। किसके द्वारा? वो मालपीघियन सेल्स द्वारा होता है, मालपीघियन सेल्स द्वारा होता है। और जो क्रस्टेशियन होता है इसने देखा था कि प्लेटेहेल्मिन्थेस ने ज्वाला दिखाई थी, उस ज्वाला को इसने हरा कर दिया था, अर्थात इसमें ग्रीन ग्लैंड्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्त? ग्रीन ग्लैंड्स द्वारा होता है, इसने हरा भरा कर दिया था। और जो आपका एरेक्निड है इसमें कॉक्सल ग्लैंड द्वारा होता है। याद रखिएगा, गलत नहीं होने दीजिएगा। कॉक्सल ग्लैंड, इसमें ग्रीन ग्लैंड, और इसमें मालपीघियन द्वारा। खाली आपसे पूछे आर्थ्रोपोडा में तो आप फट से बताएंगे कि आर्थ्रोपोडा में जो होता है वो मालपीघियन द्वारा होता है, ग्रीन ग्लैंड द्वारा होता है, कॉक्सल ग्लैंड द्वारा होता है। सबसे अच्छी बात है, अगर आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि एक तरफ इंसेक्टा लिखा रहे और एक तरफ लिखा रहे क्रस्टेशियन और एक नीचे लिखा रहे अरेक्निडा, और इसके आगे 4 ऑप्शन बनाए रहे, और आपसे पूछ सकता है इसमें कौन सा गलत है या इसमें कौन सा जोड़ा सही है। मैच द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन, भगवान यहां से एक क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग का अच्छा हो जाए। क्लियर? जब ऐसे क्वेश्चन गिने चुने पढ़े लिखे जाने बुझे आ जाते हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब बताइए आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो एक बार बनता है आपका थंब अप्स और आपका लाइव और लाइक इक्वल, जल्दी से इक्वल करें। सभी लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताएं। अगर समझ में आया तो एक बार थंब अप चाहिए, एक बार थम्स अप करें। अब हम लोग आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने थंब अप किया, थैंक यू अलॉट, सभी को थैंक यू अलॉट। और जल्दी से जो है आप बिल्कुल बिल्कुल किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, और अलॉट ऑफ थम्स अप आर सीइंग ऑन लैपटॉप। आइए देखते हैं फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है मोलस्का की। भैया जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम था उसने तो एकदम आफत कर दी। उसने बताया इंसेक्टा में मालपीघियन से होता है, उसने बताया क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड से होता है, उसने बताया अरेक्निड में कॉक्सल ग्लैंड से होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग पहुंचते हैं मोलस्का में। कोई पूछे मोलस्का में किसमें होता है तो आप बताएंगे सर मोलस्का ने एक काम किया, इसने बड़ा सा नाम ढूंढा। क्या नाम ढूंढा? तो आप बताएंगे सर इसने नाम ढूंढा पहला, इतना डेंजर, केबर्स ग्लैंड। केबर्स ग्लैंड, पहला नाम। केबर्स ग्लैंड द्वारा उत्सर्जन किसमें होता है? मोलस्का में होता है। इतने से काम नहीं हुआ तो इसका एक नाम और रख दिया, आर्गन ऑफ बोजेनस। क्या नाम रख दिया? आर्गन ऑफ बोजेनस। हम लोगों ने पूरा फाइलम कवर कर लिया है, इसलिए आपको सारी चीजें आसान लग रही होंगी। बस हम एक जगह आपके लिए कोरिलेट कर रहे हैं, उस जगह पे सिस्टम में बना रहे हैं। और आप याद रखिएगा मोलस्का में किससे होता है? केबर्स ग्लैंड से होता है और आर्गन ऑफ बोजेनस से। यहां पर हमने अलग से बताया है सीपिया में कैसा होता है, यूनियो में कैसा होता है, पाइला में कैसा होता है। और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग जरूर इसको क्लियर किए होंगे। अब बारी आती है इकाइनोडर्मेटा। ये इकाइनोडर्मेटा जिसमें आपने पढ़ा था सी अर्चिन को, जिसमें आपने पढ़ा था स्टारफिश को, जिसमें आपने पढ़ा था सी कुकुम्बर को, ये सब इसी में आते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें द ट्यूब वॉल से होता है। द ट्यूब वॉल याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे ट्यूब वॉल द्वारा किसके होता है, इसी को हम लोग नाम दिए थे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसी को कहते थे एम्बुलेक्रल सिस्टम, इसी में आता था मैड्रीपोराइट, इसी में ढेर सारे नाम थे। हम लोगों ने सब कुछ क्लियर किया था और उम्मीद करते हैं कि आपका सब कुछ क्लियर होगा।
किससे? इसी पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हेमिकॉर्डेटा, नया बिल्कुल, अब कल के बाद इसी पर अटैच करना है। हेमिकॉर्डेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि हेमिकॉर्डेटा में कैसे होता है तो याद कर लीजिएगा, एक ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड। हेमिकॉर्डेटा प्रोबोसिस ग्लैंड में, हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड। यूरोकार्डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोकार्डेटा से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यूरोकार्डेटा में आपका कौन आता है? आप बताएंगे सर इसी में तो हमारा हर्डमानिया आता है, इसी में हमारा हर्डमानिया आता है। यूरोकार्डेटा में किससे होता है? आप बताएंगे हर्डमानिया आता है। तो कैसा होता है? न्यूरल ग्लैंड, इसमें एक ग्लैंड आती है न्यूरल ग्लैंड। ये मैच द फॉलोइंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ये यूपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, मैच द फॉलोइंग। यहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं करना है। न्यूरल ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलना है, ये और महत्वपूर्ण है, सिफेलोकॉर्डेटा। टीजीटी पीजीटी दोनों लोग तैयार रहेंगे। ये क्वेश्चन अगर आया और आपका गलत हुआ तो आई विल किल यू। ये किसमें होता है? ये प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होता है। किसमें? सिफेलोकॉर्डेटा में। बहुत अच्छे, क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये सिफेलोकॉर्डेटा ही है जिसमें आपका एम्फिऑक्सस आता है। कौन आता है? एम्फिऑक्सस आता है, इसी में एम्फिऑक्सस आता है। ये एम्फिऑक्सस इसी के लिए फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट कहता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में कैसा होता है? तो आप बताएंगे जो प्रिंसिपल होता है, जो मुख्य होता है, वो किडनी होता है। क्या होता है? किडनी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रेटा में। हमने शुरू किया था कहां से? इनवर्टिब्रेटा से, और आपको कहां तक लेके पहुंचे? आपको वर्टिब्रेटा तक लेकर पहुंचे। अब बताइए यहां तक का पॉइंट आपकी कॉपी में नोट हो गया? टेल मी फास्ट, जल्दी से सभी लोग बताएं, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? सभी के कॉपी में 100% डन हो गया? टेल मी फास्ट। उसके बाद जल्दी से हेडिंग करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हेडिंग आप करें फास्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी। अब हम लोग पहुंच आए अपने पे बात, ह्यूमन एक्सक्रीटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात होती है दोस्तों, कि ह्यूमन में किससे कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, तब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि मनुष्य में। क्लियर टू एवरीवन? ओके गुड, अच्छा लग रहा है सभी लोगों को? ओके, एग्जाम है तो पढ़ना ही है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसा होगा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत अच्छे। इतने सारे आप सभी लोग एक्टिवनेस शो कर रहे हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को आप तक पहुंचाए जा रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन में किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए दोस्त देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सभी लोग फटाफट हेडिंग कर लें, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर कोई बात करे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आप बताइएगा सर इसमें मनुष्य में दो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है चीफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, चीफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो चीफ एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें आपका आता है किडनी, किडनी ये चीफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, जिसे हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आपका है उसे हम लोग बोलते हैं असेसरी, एक तरीके का सहायक होता है असेसरी, असेसरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें कौन आता है? तो आप बताएंगे सर इसमें आता है हमारा, बच्चे जानते हैं, स्किन। कौन आता है? स्किन। सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, कोई पूछ ले सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा स्किन। दूसरा कोई पूछ ले तो आपका आंसर होगा आपके एक्सेसरी एक्सक्रीटरी सिस्टम
का आर्गन होती है। तो कौन कौन से आर्गन आते हैं? आर्गन आते हैं आपके स्किन आता है, लंग्स आता है, लीवर आता है और आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो ये आपके सभी क्या हैं? सभी उत्सर्जी अंग हैं, सभी उत्सर्जन में सहायता करते हैं। इसलिए जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन देख करके टिक करिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा। अगर हम लोग दोस्त बात करें स्किन की, स्किन में सबसे पहला पॉइंट छाप दीजिएगा फटाक से। क्या छापना है? यहां छापना है लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी आर्गन। ये लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी आर्गन होता है, लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी आर्गन होता है। और इधर लार्ज इंटेस्टाइन में कर दीजिएगा, सेकेंड नंबर का होता है, सेकेंड नंबर का लीवर में कर दीजिएगा, थर्ड नंबर का होता है लंग्स में कर दीजिएगा, फोर्थ नंबर का होता है किडनी में कर दीजिएगा, 5 नंबर का होता है। अगर नंबरिंग पूछ ले तो ये भी आप 100% सही कर दीजिएगा। प्लीहा, यकृत, त्वचा, वृक्क। जी नरेंद्र जी बिल्कुल। आर्गन नॉट ग्लैंड। जी आर्गन नॉट ग्लैंड। स्किन, लंग्स, लीवर एंड इंटेस्टाइन। बिल्कुल सही, स्किन, लंग, लीवर एंड इंटेस्टाइन। आइए हम लोग पहली बात कर लेते हैं आपकी खुशी को देखते हुए स्किन की बात कर लेते हैं। ये जो हमारी त्वचा है, हमारी त्वचा जो है, ये हमारी त्वचा में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम लोग स्वेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड कहते हैं। और ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है? पसीना निकालती है। इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं, सुडोरोफिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुडोरिफिक ग्लैंड। ये जो सुडोरिफिक ग्लैंड होती है, ये भी क्या करती है? इसी को स्वेट ग्लैंड कहते हैं। और स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। तो पसीने के फॉर्म में ये काम करती है। और पसीने में क्या होता है? पसीनों में वाटर होता है, पसीने में सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट्स होता है, लैक्टिक एसिड। इन सब को क्या करता है? इन सब को बाहर निकालता है लैक्टिक एसिड। हमारी स्किन सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती हैं, सबसे बड़ी एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती हैं। हमारी स्किन सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी आर्गन होता है। इसमें स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं और इसमें सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। सीबेसियस ग्लैंड, ये सीबेसियस ग्लैंड होती हैं जो किसका सिक्रीशन करती हैं? जो ऑयल का सिक्रीशन करती हैं या वैक्स का सिक्रीशन करती हैं। ऑयल या वैक्स का भी सिक्रीशन करती हैं। तो ऑयल ऐसे बाहर निकलता है, वैक्स भी हमारे स्किन पर बाहर निकलता है। ऑयल आउट करती हैं, वैक्स आउट करती हैं। इसीलिए आप किसी किसी के मुंह से कभी कभी सुनते हैं हमारी त्वचा बहुत चिपचिपी है। किसी किसी के मुख से आप सुनते हैं कि हमारी त्वचा क्या है? बहुत चिपचिपी है। और किसी किसी के मुंह से सुनते हैं कि बहुत सारे क्या पड़ रहे हैं? बहुत सारे मतलब वैक्स जमा हो जाते हैं। तो ये स्वेट ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करती हैं? स्वेट ग्लैंड ये सिक्रीट करती हैं। मतलब स्किन क्या क्या सिक्रीट करता है? वाटर, सॉल्ट, लैक्टिक एसिड, ऑयल, वैक्स। स्वेट ग्लैंड को एक नाम से जानते हैं, सुडोरिफिक ग्लैंड। किस नाम से जानते हैं? सुडोरिफिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लंग्स की। दूसरा हमारा पॉइंट है लंग्स। हम लोग लंग्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लंग्स क्या करता है? लंग्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। क्या करता है? रिलीज आउटसाइड। लंग्स बाहर क्या रिलीज करता है? रिलीज आउटसाइड। लंग्स बाहर क्या रिलीज करता है? आप बताएंगे CO2। क्या रिलीज करता है? H2O। और क्या रिलीज करता है? तो आप बताएंगे वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस, ये कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं। वाटर को किस फॉर्म में रिलीज करता है? मॉइस्चर के फॉर्म में। ये भी याद रखना। इसके कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं। वोलाटाइल सब्सटेंस में क्या आता है? आप बताएंगे सर इसी में आता है एल्कोहल। एल्कोहल इसी में आता है, एल्कोहल। और इसी में आता है कीटोन। इसी में आता है कीटोन।
इसी में आता है एसीटोन। अगर कुछ भी वोलेटाइल सब्सटेंस है तो ये सबको हमारा जो फेफड़ा होता है, ये फेफड़ा एक्सक्रीट आउट करता है। किसको? एल्कोहल को, एसीटोन को, ये सबको क्या करता है? कीटोन को, इन सबको क्या करता है? इन सबको आउट करता है। जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है तो एल्कोहल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे ब्रीदिंग करते समय वो बाहर निकलता है। इसीलिए रात को शराब पी करके जो गाड़ी चलाते हैं तो उनके माउथ के भाप से ही लोग पहचान लेते हैं कि इसने शराब पी है। उसके कंटेंट को ही स्टडी किया जाता है। और जो फैट मेटाबॉलिज्म होती है, फैट मेटाबॉलिज्म के बाद कीटोन का निर्माण होता है। और इस कीटोन बॉडी, जो कीटोन बॉडी होती है, ये हार्मफुल होती है और हार्मफुल को ये हमारा लंग्स बाहर कर देता है। ये जो एसीटोन है, एसिटिक एसिड, जैसे सिरका की बात करें तो जब ये सब चीजें आप खाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका अजीब से अंदर फीलिंग आती है, सांस के साथ छेड़छाड़ होती है, तो वो इस एसीटोन को भी ये बाहर कर देता है। मतलब ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस को भी बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मुझे समझ आता है कि क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर? लंग्स, CO2, वाटर, वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है, आपको बताया, एल्कोहल, कीटोन, एसीटोन। और हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीटोन का निर्माण कहां से होता है? आपका आंसर होगा फैट मेटाबॉलिज्म से। कहां से होता है दोस्त? फैट मेटाबॉलिज्म से कीटोन का निर्माण होता है। यहां तक का मामला सबका ओके? सभी लोगों का यहां तक का मामला ओके है ना दोस्त? आइए आगे चलते हैं। तीसरा आपको समझा देते हैं, लीवर। ये देखिए, लीवर बहुत काम का है। हमने कहा है कि अगर अपने अपने लीवर को संभाल के रखना है, अपने अपने लीवर को संभाल के रखना है, यकृत को संभाल के रखना है दोस्त, तो क्या करना है? जब लीवर को संभाल के रखना है तो दोनों से बचना है, चाहे पी लिया हो चाहे ज्यादा पी लिया हो, दोनों को संभालना है। अगर ज्यादा पी लिया तब भी जाएगा बेचारा लीवर, पी लिया तब भी जाएगा लीवर। इसलिए लीवर पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं। लीवर क्या करता है? फॉर्म्स यूरिया फ्रॉम अमोनिया। जैसे आपकी बॉडी में अमोनिया का निर्माण होता है, आपको पता है कि अमोनिया अत्यधिक विषैला है, और जैसे ही अमोनिया बनता है ये लीवर क्या कर देता है? लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इतना महान काम कर रहा है कि लीवर को तो आपको 2-4 बार थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू लीवर। ये कहता है बार बार, अगर हम हैं, आर मतलब हैं, तभी आप हैं। अगर हम हैं तभी आप हैं, अगर हम नहीं तो आप नहीं। इसलिए लीवर गया तो अमोनिया का डिपोजिशन अत्यधिक शरीर में हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। इसलिए अमोनिया क्या करता है? लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूरिन के साथ ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जिस साइकिल के माध्यम निर्माण होता है उसे हम लोग ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे या इसी में लीवर पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्निथिन साइकिल लीवर में चलती है। इतना याद रखिएगा, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, ना कि किडनी में। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, ना कि किडनी में। यह भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर सभी लोगों को? ऑर्निथिन साइकिल, खुशी के मारे कुछ लोग इसको खुशी कह देते हैं, यूरिया साइकिल। इसे कुछ लोग यूरिया साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन को आउट करता है। जितने टॉक्सिन्स हैं, जितने जहर होते हैं, लीवर क्या करता है? लीवर इनको बाहर करता है। जो स्टेरॉइड्स होते हैं, इन स्टेरॉइड्स को भी बाहर करता है। जो आप दवाएं खाते हैं, अगर उसमें स्टेरॉइड्स हैं तो इनको भी बाहर करने का काम लीवर का है। जो आपने मेडिसिन खाया, इस मेडिसिन का असर खत्म करने का काम किसका है? लीवर का है। इसको भी एक्सपेल आउट करता है, एक्सक्रीटेड आउट। इसीलिए जब आप दवा खाते हैं तो दवा खाने के बाद आपकी यूरिन तुरंत पीली हो जाती है। जो आपकी यूरिन तुरंत पीली हो जाती है वो किसकी देन है? लीवर की। अगर काम कर रहा है तो पीली, नहीं काम कर रहा है तो सफेद होना शुरू हो जाएगा। तो अगर सफेद हो रही है, आप दवा खा रहे हो पैरासीटामॉल पे पैरासीटामॉल, और यूरिन वैसी की वैसी है, इसका मतलब समथिंग गोइंग रॉन्ग टू योर लिवर। क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। लीवर डैमेज होने से मेरा
मौसा जी की 2 दिन पहले ही डेथ हो गई। आकांक्षा गुप्ता जी, सो सैड फॉर दिस इंफॉर्मेशन। भगवान आपको, उनके घर वालों को, सभी को ढेर सारा सहने की ताकत दे और आगे बढ़ने की ताकत दे। हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप ये जान जाइए लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो कैसे काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे बाहर करती है, तो आप बताएंगे इट रिमूव सॉल्ट। ये क्या बाहर निकालती है, ये सॉल्ट बाहर निकालती है। इट रिमूव्स सॉल्ट, ये सॉल्ट्स बाहर निकालती है। ये क्या रिमूव करती है, ये सॉल्ट्स को बाहर निकालती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट रिमूव्स सॉल्ट्स, ये सॉल्ट को बाहर निकालती है ऑफ हैवी मेटल। जितने हैवी मेटल होते हैं उनके सबके सॉल्ट को ये बाहर निकालती। तो दोस्तों यहां तक की बातें उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर जो टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन था यहां से हैंडल हो गया। अब हम लोग कल मिलेंगे एक अपनी नई क्लास में। उस नई क्लास में हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी से मामला शुरू करेंगे और प्रिंसिपल या चीफ ऑर्गन होता है और किडनी के कॉन्सेप्ट को कल समझ करके टॉपिक को फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ में आया होगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।